हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 109 का यूनिट नंबर 11 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है पॉलिटिक्स में, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, पिछले 30 सालों में ही जो डेमोक्रेसी है उसमें प्रोमिनेंस आई है। क्योंकि पहले जो वर्ल्ड होता था वहां पर अथॉरिटेरियन रूल चल रहा है कहीं पे, तो कहीं पे कम्युनिस्ट रूल चलता था और कहीं पे सेल्फ गवर्नेंस भी चलती थी। पर डेमोक्रेसी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस हुआ डेमोक्रेसी का, बोथ एज एन आइडिया एंड प्रैक्टिस, वो लास्ट 3 डिकेड से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो कंट्रीज बहुत ही लंबे समय से अथॉरिटेरियन रिजाइम के अंदर रह रही थी, अब वो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के प्रोसेस से गुजर रही थी। ठीक है, एज अ रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है जो स्मॉल और होमोजीनियस ग्रुप था डेमोक्रेटिक रिजाइम्स का कुछ साल पहले, वो अब एक बड़ा ग्रुप बन चुका है। ठीक है, जिसमें कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं, सबकी सुनी जाती है। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो सैमुअल हंटिंगटन है, एक स्कॉलर है, वो 3 वेव्स बताते हैं डेमोक्रेसी की। तो जो फर्स्ट वेव है वो रहती है 1826 से 1926 तक, फ्रॉम द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन थ्रू वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, इसमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि 1826 से 1926 तक बहुत ही अनइवन स्प्रेड हुआ डेमोक्रेसी का, और ज्यादातर हुआ इंडस्ट्रियलाइजिंग वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, सेकेंड वेव में वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो अथॉरिटेरियन रेजाइम्स थी, ठीक है, जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान, इन सभी में धीरे धीरे डेमोक्रेसी आने लग गई। और ये शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2 के लास्ट में और मिड 1960s तक। और बिगिनिंग में 1943 के जो डेमोक्रेसी थी वो वेस्टर्न यूरोप में फैल चुकी थी। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप में जो डेमोक्रेसी थी वो स्प्रेड हो चुकी थी। पर यहाँ पर जब हम ईस्ट की बात करें तो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना जल्दी आया नहीं, बहुत ही धीरे धीरे आया। और जब थर्ड वेव आई डेमोक्रेटाइजेशन की इन द मिड 1970s, तो उसमें पोर्टुगल, ग्रीस और स्पेन जैसे जो डिक्टेटर्स थे उनको ओवरथ्रो किया गया, डेमोक्रेटिक रेजिम्स को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद जो 1/4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी वो अब डेमोक्रेटिक रूल के अंडर आने लगी। और 1973 में 151 कंट्रीज में से 45 कंट्रीज डेमोक्रेसीज कहलाने लगी। और जो थर्ड वेव आई डेमोक्रेसी की, वो सिर्फ पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में नहीं आई, वो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में भी आई, जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के जैसे कॉन्टिनेंट्स में जो भी कंट्रीज कॉलोनियल पावर्स के अंडर रहती थी, उनमें भी अब डेमोक्रेसी आने लगी। ठीक है, पर ये सब इतना आसान हुआ नहीं इन सभी देशों के लिए जो कि पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज थी। ठीक है, क्योंकि अभी नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, इन्हें अभी कुछ इतना पता नहीं था कि डेमोक्रेसी में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है। तो इससे हुआ क्या कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो यहाँ पर डोमिनेट करने लग गया। ठीक है, और एक कहा जाने लग गया कि डेमोक्रेसी बीइंग ग्लोबली एक्सेप्टेड एज द ओनली गेम इन द टाउन। ठीक है, ये कहा जाने लगा कि डेमोक्रेसी ही हर जगह अपनाई जानी चाहिए। पर इससे हुआ क्या कि जो वर्ल्ड की कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, लिबरल डेमोक्रेसीज थी, ठीक है, जो डेवलप्ड देश थे, वो यहाँ पर डोमिनेट करने लग गए। ठीक है, उन्होंने अलग अलग तरह के ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक, जो कि कैश रिच डेवलप्ड कंट्रीज ही वहां पर डोमिनेट करके रखती थी। ठीक है, और इनकी एक पॉलिसी होती थी कि अगर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इन्हें किसी को भी लोन वगैरह देना है तो उसकी एक कंडीशन रहेगी। ये कंडीशन थी कि जो भी एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो कि पुअर कंट्रीज थी उस समय की, उन्हें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इनका डोमिनेंस। उसके बाद जब कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का, तो सोशलिस्ट सिस्टम भी यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो चुका था। ठीक है, इकोनॉमी का।
और इससे भी एक आइडियोलॉजिकल पुश मिलता है डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। तो हमने इंट्रोडक्शन में अभी तक ये देखा कि जो डेमोक्रेसी है उसका इमरजेंस कैसे हुआ। हमने थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी भी देखी, ठीक है। लिबरल डेवलप्ड डेमोक्रेसीज का डोमिनेंस भी देखा और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन भी देखा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजिंग डेमोक्रेसी कि ये डेमोक्रेसी है क्या। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसे वर्क करती है कि जहां पर प्रोसीजर्स होते हैं, तय प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जहां पर जो सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं उनको गवर्न करने के लिए, और जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उनके लिए अकाउंटेबल रहने चाहिए, और फ्री और फेयर इलेक्शंस पीरियोडिकली होते रहने चाहिए। तो ये है एक डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। और जो एसेंशियल वैल्यू है डेमोक्रेसी की, उसमें आता है कि जो कलेक्टिव डिसीजंस हैं वो लिए जाने चाहिए, ठीक है। हर किसी के इंटरेस्ट को अकाउंट में लेना चाहिए और सभी पर ये इक्वली बाइंडिंग होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी का एसेंस ये कहता है कि डेमोक्रेसी में कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाने चाहिए, मतलब पहले सबकी ओपिनियन सुनकर उसके बाद में डिसीजन लिए जाने चाहिए, सबके इंटरेस्ट को देखा जाना चाहिए और सब पे इक्वली बाइंडिंग रहना चाहिए। तो ये है एसेंशियल वैल्यूज डेमोक्रेसी की। और इन सभी के बाद जो सबसे पहले डेमोक्रेसी थी, जिस सब टाइप की जो डेमोक्रेसी थी, वो थी एथीनियन डेमोक्रेसी, ठीक है, जो कि ग्रीस में चलती थी, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी। यहाँ पर जो डिसीजंस थे वो मेजोरिटी को ध्यान में रखे जाते थे, ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वो सबसे ऊपर मानी जाती है, क्योंकि एक इंसान बहुत अपने पीछे बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो वो मेजोरिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो मॉरल सुपीरियोरिटी एक्सपीरियंस करती थी, ठीक है, ओवर एनी अदर प्रोसीजर टू अराइव एट कलेक्टिव डिसीजंस, ठीक है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहाँ पर कलेक्टिव डिसीजंस को नहीं लिया जाता, ठीक है। कलेक्टिव डिसीजंस नहीं लिए जाते और ना ही किसी प्रोसीजर का फॉलो किया जाता है। जो मेजोरिटी कहेगी वो यहाँ पर फॉलो किया जाता है, ठीक है। वहीं कलेक्टिव डिसीजंस में क्या होता है, माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों की सुनी जाती है, ठीक है। उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। तो ये हुई बात रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। उसके बाद जो मिनिमम सेट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, लिबरल डेमोक्रेसी के लिए, वो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, कि इंडिविजुअल को ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है, कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है वो इस पे सोच सकें, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें। उसके बाद ये एज्यूम किया जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं अगर वो ऑटोनॉमी गेन कर लेंगे तो वो रेशनल थिंकिंग करेंगे, ठीक है, बायस्ड नहीं रहेंगे किसी भी चीज को लेकर। तो इससे क्या होगा कि वो उनके लिए ये जान पाना मुश्किल होगा, सॉरी आसान होगा, कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या उनके लिए बुरा है। सेकंड, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल से इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कलेक्टिव डिसीजंस। उसी के साथ साथ सभी इंडिविजुअल्स की से होगी, एक उन्हें राइट मिलेगा अपने ओपिनियंस को रखने का, ताकि जो कलेक्टिव डिसीजंस हैं वो हम ले सकें, जो कि इक्वली सबको अफेक्ट भी करेंगे। और इसके बाद हमें दो डिस्टिंक्ट वेज देखने को मिलती है डेमोक्रेसी की, एक होती है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी और एक होती है सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी। तो प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी में होता क्या है कि यहाँ पर एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है और प्रोसीजर्स होते हैं। यहाँ पर प्रोसीजर्स को फॉलो करके कलेक्टेड डिसीजंस पर अराइव किया जाता है, और जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस व्यू में जो मॉडर्न स्टेट है उसमें एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक रेजिम को देखा जाता है, जहां पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं, और यहाँ पर इन सभी चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रूल्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये हुई बात प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी की, जहाँ पर प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए जो डिसीजंस हैं उनको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब आता है सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी में कोई इंस्टीट्यूशंस प्रोसीजर्स इनको एसेंशियल नहीं माना जाता है, ठीक है। सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस और प्रोसीजर्स को एसेंशियल नहीं माना जाता है, ठीक है, और ये
माना जाता है कि ये सभी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये सभी जो प्रोसीजर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस व्यू में डेमोक्रेसी को इस तरीके से देखा जाता है कि जहां पर जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, पॉलिटिकली एंगेज हों, टॉलरेंट हों, अपने ओपिनियंस रखें, इक्वल वॉइस हो उनकी, अपने इलेक्ट रूलर्स को इलेक्ट करें और अकाउंटेबल रहें। तो सब्सटेंशिव डेमोक्रेसी में ये माना जाता है। और अब ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबल अटेंशन में जो डेमोक्रेसी ली जाती है वो ली जाती है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजर्स का फॉलो करते हुए ही यहाँ पर जो है डिसीजंस को लिया जाता है। और ये माना जाता है ग्लोबली कि जो प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी है उसी में ही जो प्रेजेंस है डेमोक्रेसी का वो देखा जाता है। मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी में ही दी जाती है। ठीक है, इससे क्या बनता है कि जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है और अकाउंटेबिलिटी है वो बनी रहती है इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में और नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में भी। अब आता है पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज चेकर्ड डेमोक्रेसी प्रोसेस। अब यहाँ पर चेकर्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्यों कहा गया है पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में? तो चेकर्ड का मतलब ये होता है कि किस चीज में कितने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो उसे चेकर्ड बोल दिया जाता है। तो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि अभी नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, इन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं था कि कैसे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट चलाई जाती है, लोगों की कैसे ओपिनियंस को सुनकर डिसीजंस लिए जाते हैं, तो ये सब इन्हें कुछ पता नहीं था। तो इसमें ये बताया गया है कि बहुत ही फ्यू पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज थी, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स थी जो कि एबल थी अपने आप को डेमोक्रेसी सेटअप में एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, बहुत ही कम पीरियड में जो डेमोक्रेटिक रेजाइम्स थी वो ओवरथ्रो कर दी जाती हैं इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में, और यहाँ पर अथॉरिटेरियनिज्म को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स थी, अब ये देखते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आई कैसे। तो जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की स्टेट एलाइट्स थे, इन्होंने यहाँ पर शुरुआत करी नेशनल स्ट्रगल की कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो इन्होंने नेशनल स्ट्रगल्स को शुरू किया, डेमोक्रेटिक प्रोमिसेस किए लोगों से। ठीक है, और जो यहाँ पर स्टेट एलाइट था वो बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर गेन करके रखता था। लोगों में विश्वास था कि अगर ये लोग हमारे लिए गवर्नमेंट में आएंगे तो ये हमें अच्छे से लीड कर पाएंगे, हमें अच्छे से गवर्न कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक लीडिंग पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं कॉलोनियल रेजिस्टेंस के लिए। और लोग ये मानते थे कि अगर ये लोग हमारे लिए चुनकर आएंगे तो ये हमारे इंटरेस्ट को भी कहीं ना कहीं राइज करेंगे। ठीक है, अकाउंटेबल रहेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे डेमोक्रेटिक रेजाइम्स अथॉरिटेरियन रूल में बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कुछ लोगों के हाथ में पावर होगी तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी एसेंस में हमने ये देखा कि कलेक्टिव डिसीजंस, ठीक है, सबकी सुनने के बाद कोई डिसीजंस लिया जाना चाहिए। तो कुछ लोग आए, ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी नहीं। अब डेमोक्रेसी के नाम पर ये जीत तो गए, ठीक है, कॉलोनियल पावर्स को हटा तो दिया, पावर में तो आ गए, पर डेमोक्रेसी नहीं लाए, ये अथॉरिटेरियन रूल में बदल गए। ठीक है, वही सेम पॉलिटिकल अलाइट्स जो कि इन सभी लोगों के लिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोमिसेस किया करते थे, नेशनल स्ट्रगल जिन्होंने चलाया था, वो आज अथॉरिटेरियन रूल में बदल जाते हैं। ठीक है, और डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स और इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर कंस्ट्रेन करके रख देते हैं। अगर हम इंडिया के नेबरहुड का एग्जांपल लें, जहाँ पर जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी ऐसा पॉलिटिकल एलाइट देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पर ऐसा पॉलिटिकल एलाइट है जो कि अलाउ करता है कि मिलिट्री को यहाँ पर टेक ओवर कर लेना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। हमें बहुत बार ये देखने को मिलता है कि कहीं पे एक बार पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आती है, फिर वहीं मिलिट्री रूल आ जाता है। तो ये सब यहाँ पर चलता रहता है। वहीं बांग्लादेश में भी ये सब चलता रहता है। ठीक है, जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान बांगा बंधु के नाम से आते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेसेशन की मांग करने लगते हैं पाकिस्तान से। अदर एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे कि पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, श्रीलंका और अफगानिस्तान,
इन सभी में जो डेमोक्रेटिक कैरियर्स रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चेकर्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इन सभी देशों में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। और यहाँ बहुत ही कम इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई हैं, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि जो डेमोक्रेसी है, क्या वो सिर्फ अथॉरिटेरियन पॉपुलिस्ट लीडर्स ही कंट्रोल करते हैं या कोई और भी इन्हें कंट्रोल करके रखता है। तो हैज बीन पॉइंटेड आउट इन सभी के बाद कुछ ही कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर सकती हैं, जैसे कि इंडिया, मॉरिशस, बेलीज, जमैका, पीएनजी, सोलोमन आइलैंड्स और वनुआतू। ये कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटीज की डेफिनेशन में आती हैं, ठीक है, जहां पर कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और अकाउंटेबल होती है। उसके बाद आता है एक्सप्लेनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। अब यहाँ पर जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज थी वहां पर डेमोक्रेसी आई कैसे? तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंट नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ठीक है, इनकंसिस्टेंट रही है डेमोक्रेसी यहाँ पर। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो आता है कि यहाँ पर लिटरेसी नहीं है, यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इनसफिशिएंटली डेवलप्ड सिविल सोसाइटीज हैं, और एक लेगेसी चली आ रही है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स की जो कि इनहेरेंटली डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में नाकाम रह रही है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर माना जाता है कि जिससे कि जो डेमोक्रेसी है पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में वो इनकंसिस्टेंट बनी रहती है। एडिशनली जो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज होती हैं वो एक बैरियर खड़ा कर देती हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए, ठीक है। सबके अपने अपने अलग अलग बिलीव्स होते हैं, कोई कल्चर में जो डेमोक्रेसी है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, कहीं पर रिजेक्ट किया जाता है, तो ये सब यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। इससे जो सिविल सोसाइटीज होती हैं उसमें डेवलपमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बैरियर्स होते हैं सोशल हायरार्कीज के वो यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी को लाने के लिए। East Asian political countries, post-colonial countries, have used the idea of Asian values to justify the notion of guided democracy based on respect of authority. इसके बाद जो ईस्ट एशियन कंट्रीज होती हैं जो कि आज़ाद हुई हैं, इंडिपेंडेंट हुई हैं कॉलोनियल रूल के बाद, वो एशियन वैल्यूज़ का सहारा लेकर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। कुछ एशियन वैल्यूज़ को यहाँ पर बताया जाता है कि हमारे एशिया में ऐसी ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात की जाती है, तो ये सब ये करती हैं। पर यहाँ पर ये भी सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है, इस पे कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल पर कोई दूसरा इंडिविजुअल डोमिनेट करने लगता है, ऐसे सब कुछ होता है। उसके बाद दीज वैल्यूज आर सीन एज दी फेवरिंग स्टेट प्राइमेसी ओवर सिविल सोसाइटी। अब ये भी देखा जाता है कि ये जो वैल्यूज हैं, एशियन वैल्यूज हैं, ये स्टेट की प्राइमेसी को फेवर ज्यादा करती हैं और सिविल सोसाइटीज को नेगलेक्ट करती हैं, ठीक है, जो कि कंफ्यूजन आइडियाज को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती हैं। Guided democratic regimes in countries like South Korea, Singapore, Malaysia, and Thailand have successfully focused on economic growth, prosperity rather than individual rights. पर इन सभी के बावजूद जो गाइडेड डेमोक्रेसीज होती हैं जिनको कोई गाइड करता है, ठीक है, वो कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ये फोकस करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक है, प्रोस्पेरिटी पे, इंडिविजुअल राइट्स पे, फ्रीडम पे, जिससे कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो सेमी डेमोक्रेसीज में बदलने लगती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अथॉरिटेरियन एलिमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर अब खत्म होने लगते हैं। द क्लेम टू adhere to the Asian values has allowed these guided democracies regimes in the East and South Asian countries. अब ये जो एशियन वैल्यूज का गेम होता है यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं जो ईस्ट और साउथ ईस्ट डेमोक्रेसीज होती हैं, एशियन डेमोक्रेसीज, वो अब न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज बनने लगती हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, मलेशिया, ये सब, जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होने लगती है, ठीक है, जनरल प्रॉस्पेरिटी आने लगती है, जहाँ पर जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अवेयर बनते हैं, लिटरेट बनते हैं, इंडिविजुअल राइट्स के प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और लिबरल डेमोक्रेसी जो होती हैं वेस्ट की, उनको यहाँ पर सीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात होती है यहाँ पर
डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज, कि जो भी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस हुए इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में, उसमें क्या क्या यूज किया गया है, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस का यूज किया गया, इसमें ये बताया गया है। तो जो भी पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज थी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की, वो डेमोक्रेटिक रेजिम के अंदर रहती हैं न्यू मिलेनियम में, ठीक है, आज़ादी के बाद तक। द रिलेटिव सक्सेस ऑफ सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन फॉर दीज कंट्रीज एट्रिब्यूटेड टू सेवरल सेवरल फैक्टर्स, ठीक है। अब जो सेकंड वेव आती है डेमोक्रेटाइजेशन की, वो यहाँ पर कारगर साबित होती है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है, जिससे कि जो मिडिल क्लास होती है उसको एक्सपेंशन होता है, ठीक है, लिटरेट बनने लगती है, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करने लगती है। उसके बाद जो मॉडर्न एजुकेशन है वो यहाँ पर लाई जाती है, ठीक है, जिससे कि लॉन्गेटिविटी जो होती है डेमोक्रेसी की वो बनी रहती है, जिससे कि जो नॉलेज है, अवेयरनेस है डेमोक्रेसी की पॉपुलेशन में, वो बनी रहती है। लोग लिटरेट रहते हैं, लोगों को पता रहता है कि डेमोक्रेसी ही हमारे लिए ज़रूरी है। अब अवेयरनेस ज़्यादा रहेगी मासेस में, तो जो इंटरेस्ट है उनमें कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम की मांग उठेगी, ठीक है, रादर देन अथॉरिटेरियन रिजाइम्स। तो डेमोक्रेसी में एक तरीके का कंपटीशन ही होता है, जहाँ पर जो पार्टीज होती हैं वो कॉम्पिटिट करती हैं एक दूसरे से, ठीक है, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें सपोर्ट करें, तो इससे यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है। तो the spread of market economies and liberal values has led authoritarian regimes to gradually open up democratic spaces. अब जैसे जैसे मार्केट इकोनॉमीज का स्प्रेड होता है, लिबरल वैल्यूज का स्प्रेड होता है, तो इससे जो अथॉरिटेरियन रेजाइम्स होती हैं वो डेमोक्रेटिक स्पेसेस के लिए जगह छोड़ देती हैं, ठीक है। इससे जो क्लास क्रिटिकल प्रेस और पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से वर्क करने लगती हैं। कोएर्सिव इकोनॉमिक पॉलिसी का यूज किया जाता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो डेमोक्रेटिक बनी रहे, ठीक है। एडिशनली पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में जो एंटी कॉलोनियल और नेशनलिस्ट मूवमेंट थी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। और जो सिटीजन्स होते हैं इन कंट्रीज में, उनका एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रहता है डेमोक्रेसी में, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स में, जो कि हेल्प करता है कि जो यंग डेमोक्रेसीज हैं यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का एसेंस है वो बना रह सके। तो ये खत्म होता है हमारा बीपीएससी 109 का यूनिट नंबर 11। थैंक यू सो मच।